नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा और यही सवाल है कि आखिर मुस्लिम समुदाय को क्या संदेश दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। संघ प्रमुख मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में मस्जिदों मदरसों का और वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे हो रहा है, जिस पर काफी नाराजगी भी जताई जा रही है। और दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत एक के बाद एक कभी मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिल रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली की कस्तूरबा गांधी मार्ग की मस्जिद पहुंचे। वहां वो कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों से और इमामों से मिले हैं। आरएसएस प्रमुख ने मौलाना जमील इलियासी की मजार पर फूल चढ़ाए। भागवत के साथ डॉक्टर इमाम उमर अहमद और इंद्रेश थे। मस्जिद के बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत पुरानी दिल्ली के एक मदरसे में भी गए और यहां पर उन्होंने बच्चों से मुलाकात की। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से उन्होंने मुलाकात की है। तो मस्जिद और मदरसे में आरएसएस चीफ का दौरा हुआ है। मदरसे में जब वो पहुंचे तो वहां पर बच्चों से मदरसे की पढ़ाई के बारे में जाना और ये पहली दफा है कि मोहन भागवत किसी मदरसे में गए हैं। अब से पहले ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले मोहन भागवत के साथ पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह और पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी समेत कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों की मुलाकात भी हो चुकी है। मस्जिद में भी वो पहली मर्तबा आए हैं और किसी मदरसे में भी वो पहली मर्तबा गए हैं। मुझे लगता है कि ये अच्छा संदेश है। वहाँ के बच्चों के साथ उन्होंने जो वार्तालाप की है, उन बच्चों को भी बहुत खुशी हुई है, क्योंकि उन्होंने उनको कभी देखा था, लेकिन साक्षात उनको सुनने के बाद उनको भी लगा, सबको लगा कि ये चीज़ें आम होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसका संदेश देश के अंदर, विदेश के अंदर, पूरी दुनिया में एक अच्छा ही जाएगा और हमें अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए। जो इलियासी साहब है, उन्होंने बहुत दिन पहले पूजनीय सरसंघ चालक जी से मिलकर निमंत्रण दिया था। वो बहुत दिन से पेंडिंग था और इसीलिए उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए वो उनसे मिलने गए थे। और ये संघ के पूजनीय सरसंघ चालक समाज जीवन के सभी प्रकार के लोगों से मिलते रहते हैं और एक संवाद की जो सामान्य प्रक्रिया सतत संघ के द्वारा चलती रहती है, उसी का एक हिस्सा है ये। होता सिर्फ ये है कि संघ की भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो कभी दिखाता कुछ है और करता कुछ है। भाई, अगर आप किसी भी दूसरे समुदाय समाज के लोगों से मिल रहे हैं तो आपकी किताबों में आप मुस्लिम समाज को चिन्हित कर कर उस पर सवाल उठाते हैं। मुस्लिम समाज जब अपने समझ लीजिए धार्मिक चीज़ों की बात करता है या अपने धार्मिक अधिकारों की बात करता है तो उस पर आपके जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं वो उस पर तीखी उल्टी प्रतिक्रिया करते हैं, उन पर हमले करते हैं। तो ऐसी जो होता है ना विरोधाभासी चीज़ें कि आप तो जाके मिल लिए और नीचे आपके लोग कुछ और ही कर रहे हैं, इसमें जो एक बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। इससे हमेशा संदेह रहता है कि संघ की मंशा सही में वो है जो ये कह रहे हैं या मंशा कुछ और है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। अखिलेश, ये सवाल उठ रहा है कि संघ क्या संदेश देना चाह रहा है, संघ की मंशा क्या है। जैसा हमने संदीप दीक्षित को सुना कि मोहन भागवत तो मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है, जो आपके कार्डर नीचे हैं वो कुछ और है, और यहाँ पर आपकी किताबों में एक अलग बात है, यहाँ कुछ और संदेश देना चाह रहे हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में जैसे सवाल उठ रहे हैं योगी सरकार पर कि कैसे मदरसों का सर्वे हो रहा है, वक्फ का सर्वे हो रहा है, और इधर मोहन भागवत की मुलाकातें, मस्जिद जाना, मदरसे जाना, क्या संदेश है? देखिए, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। वही बात जो आज मोहन भागवत ने मदरसे में जाकर बच्चों से कही कि हिमालय से लेकर के समुद्र तक भारत एक है, यहाँ रहने वाले सभी भारतीय हैं और सबको अपने राष्ट्र प्रेम का, कर्तव्य का, इसका पालन करना चाहिए। यही बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक मतभेद की बात है, अगर किसी मुद्दे पर मतभेद है तो इस पर बैठ करके बातचीत करनी चाहिए, इसे दूर करना चाहिए। लेकिन आज के राजनीतिक माहौल में, या जिस तरह का आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में सर्वे कराया जा रहा है मदरसों का, वक्फ की संपत्ति का, संघ के नेताओं के मुताबिक इन सब बातों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संघ जो है वो शॉर्ट टर्म
उस पर स्ट्रेटेजी पर काम नहीं करता, उसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। और ये जो सारी मेल मिलाप हो रहे हैं, ये संघ की जो दीर्घकालिक रणनीति है उसका एक हिस्सा है। जहां तक उनके मस्जिद जाने का सवाल है, चूंकि इलियासी के साथ उनकी बातचीत काफ़ी पहले हुई थी, काफ़ी लंबे समय से उनका जाना वहां पर था और इसीलिए आज वो गए, वो उनके घर गए। ये संयोग की बात है कि जो इलियासी का घर है वहीं पर मस्जिद है और वही अखिल भारतीय इमाम संघ का दफ्तर भी है। तो इस तरह से वहां पर मुलाकात भी उनकी हो गई और वहीं पर इलियासी ने कहा कि वो मदरसा भी चलाते हैं और चूंकि मदरसों को लेकर आजकल बहुत चर्चा हो रही है, इसलिए बेहतर होगा कि वो खुद जाकर देखें कि मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को और जो गलतफहमियां हैं मदरसों को लेकर वो दूर हो सके। तो इसी के बाद मोहन भागवत इस मदरसे में गए और वहां पर उनकी बच्चों से काफ़ी लंबी बातचीत हुई। जैसा कि मैंने बातचीत का जिक्र भी किया, उन्होंने कहा कि आप क्या पढ़ते हैं, किस तरह की समस्या आपको आती है, जब आप हवाई अड्डे पर जाते हैं, स्टेशन पर जाते हैं तो फॉर्म भरने में दिक्कत आती है क्योंकि आपको हिंदी नहीं आती है, तो आपको हिंदी सीखनी होगी। आप कुरान पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुरान के साथ साथ गीता भी पढ़नी चाहिए, ये बात भी उन्होंने अपनी ओर से कही है। साथ ही जो कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति, मनुष्यों के प्रति, उसको भी उन्होंने रेखांकित किया है। और दूसरा जो इसका एक राजनीतिक मकसद समझ में आ रहा है नगमा इस पूरी कवायद का, वो ये है कि लगता है कि बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि देश के मुसलमानों में एक वैकल्पिक नेतृत्व उभर करके सामने आए, क्योंकि अभी आज की तारीख में ओवैसी जो है वो सेल्फ अपॉइंटेड लीडर बन गए हैं। मुसलमानों के हर मुद्दों पर वो अपनी राय देते हैं और कई बार टकराव की स्थिति भी बनती है, लेकिन मुसलमान समुदाय के भीतर से एक लीडरशिप निकल करके सामने आनी चाहिए। ये भी एक मंशा इस पूरी कवायद के पीछे दिखाई दे रही है। जी, शुक्रिया आपका। एक वैकल्पिक नेतृत्व की भी कोशिश है, आपने कहा, और ये भी है संदेश देना कि एकता का संदेश जो है। धन्यवाद आपका। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, जो पूर्व वाइस चांसलर रहे हैं एएमयू के। बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपकी भी मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में आज तो जिक्र हो ही रहा है कि वो मस्जिद भी गए, मदरसे भी गए, लेकिन ये इलियासी साहब के न्योते पर गए। उन्होंने कहा कि एक मदरसा चलाते तो वहाँ भी चले गए। बहरहाल जो इस दौर की समस्याएं हैं, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो मदरसों का सर्वे हो, इन तमाम मुद्दों पर भी बहुत चर्चा है और मतभेद हैं। तो आप लोगों से जब मुलाकात हुई तो इन इश्यूज पे आपको क्या लगा, किस तरह की बातचीत रही? देखिए, 22 अगस्त को मेरे 4 साथी और मैं, यानी 5 लोग जो कि पुरानी दोस्ती है, हमने ये विचार किया था कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स, और इसको सुधारने के लिए हमने ये तय किया कि भगवत जी के साथ मुलाकात हो, जाके हम अपना पोजीशन उनको समझाएं और जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमने पेश की और उनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो उन्होंने 2-3 बातें बतलाई। एक तो कहा कि गैर ऑथराइज्ड जो है इलीगल काउ स्लॉटर हो रही है और मुसलमान जो है वो गाय का मांस जो है वो खा रहे हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और हमने उनसे कहा कि बिल्कुल हम ऐसा मूवमेंट जारी करेंगे जिसको इस चीज को डिस्करेज किया जाए, यानी हमें जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके सेंटिमेंट्स भी ध्यान में रखने चाहिए। और मेरे ख्याल से कि बल्क मुसलमान जो हैं, जिन इलाकों में काओ का मीट सेल या कोई भी चीज जो ऑथराइज नहीं है, वहाँ बहुत ही कम वर्गों में, और हमने कहा आप पकड़िए जो ऐसे जो वायलेट करते हैं लॉज को। दूसरा उन्होंने कहा कि आप हमें काफिर कहते हैं, तो ये नापसंद है नॉन मुस्लिम्स को, मुसलमान जो है नॉन मुस्लिम्स को। तो हमने कहा कि हमारा तो ये सोच है कि काफिर का मतलब ये है जो खुदा को ना माने, जिसके पास धार्मिक किताब ना हो। तो इसमें ईसाई, जू, यहूदी और मेरे ख्याल से हिंदू भी शामिल है, क्योंकि आप हिंदू जो है भगवान को मानते हैं, उनके पास धार्मिक किताबें भी हैं, तो ये मसले बिल्कुल हल हो सकते हैं। जी जी। तीसरी बात हमने उनको कहा कि जैसे बातें होती हैं धर्म संसद में, वो कहते हैं कि जो नॉन हिंदूज हैं उनको डिसएनफ्रेंचाइज किया जाए, दैट मीन्स उनको वोट
का प्रिविलेज ना दिया जाए। तो सुदर्शन जी ने हमें यकीन दिलाया कि कोई भी चीज जो है गैर कानूनी यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं होगी जी। तो ये बहुत ही यानी फॉरवर्ड लुकिंग बात है कि कोई भी चीज, मैं दोबारा दोहराता हूं, उन्होंने कहा कि कोई भी चीज जो है, कोई भी कदम गवर्नमेंट का गैर कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं होगा। तो हमें पूरा यकीन है कि ये जो प्रस्ताव है धर्म संसद का, ये माना नहीं जाएगा। तो बहुत ही पॉजिटिव बातें हुई हैं। तो इससे लगता है कि और हमने उनसे और ये भी कहा जी कि हम लोग 5 हैं, आप 5 ऐसे लोग डिटेल कीजिए जो कि डायलॉग हमारे साथ कंटिन्यू करें। और ये जो है उन्होंने 5 नॉमिनेशन किए हैं और हम जो है उनके साथ हम चाहते हैं कि बात जारी रहे। और उन्होंने ये भी हमें यकीन दिलाया कि जब मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगा जी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। हम लोग मुसलमान वर्गों को यही समझा रहे हैं कि बात जारी रखनी चाहिए, सब चीज समझौते के साथ होना चाहिए। और जब ये है, अगर ये यकीन कर लेंगे लोग, अगर जी बिल्कुल मानता कर लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी जमीरुद्दीन साहब, आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग के लिए चीज़ें होती हैं कई दफ़ा, जैसे एनआरसी का जिक्र गृह मंत्री भी जब इसके बारे में बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि डिसएनफ्रेंचाइज नहीं किया जाएगा, कानूनन कोई भी चीज़ जो गलत है वो नहीं होगी, ऐसा यकीन दिला रहे हैं आरएसएस प्रमुख। अब आप और अभी जो चीज़ें हो रही हैं जिसके ऊपर काफ़ी सारा एतराज़ भी है, जैसे मदरसों का सर्वे है, वक्फ बोर्ड का सर्वे है, और ऐसा लगता है जैसे कि सियासत के लिए ही सही एक निशाने पर है समुदाय। तो इन दोनों चीज़ों में आपको एक टकराव और विरोधाभास लगता है? आपको लगता है कि इस तरह की जो बातचीत हो रही है वो पॉजिटिव बात रही, पर उससे ऐसी चीज़ों पर भी कुछ रोक या लगाम लगेगी? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत इसकी फिक्र है। और मैंने जब मेरे से बात हुई तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट को बिल्कुल राइट है कि वो किसी चीज का न्योता करें यानी इंस्पेक्शन करें, मगर मैंने ये भी समझाया कि मुस्लिम कम्युनिटी को इत्मीनान तब होगा जब ये मेजर्स जो हैं सब कम्युनिटीज के लिए जारी हो। यानी मदरसों का आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी की, उनका भी हिसाब लीजिए, उनका भी इंस्पेक्शन कीजिए, और जो गैर कानूनी चीजें हैं वहां भी बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा गैर कानूनी चीजें जो हैं वो बंद होनी चाहिए। आप दोनों ही कम्युनिटी में हमारे साथ एसवाई कुरैशी साहब भी जुड़ गए। आप तमाम लोगों ने साथ ही मुलाकात की थी और बातचीत आगे बढ़ी है। कुरैशी साहब, धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। हमारे साथ कुरैशी साहब भी जुड़ गए हैं। तो आप लोगों की मुलाकात हुई, जमीरुद्दीन शाह साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी और पॉजिटिव बातचीत रही है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में अब आज भी जो मुलाकात हुई, एक जगह मोहन भागवत मस्जिद भी गए, मदरसे भी गए, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि मदरसों का सर्वे और इन तमाम चीज़ों को लेकर हंगामा है। आप कैसे देखते हैं, इन्हें क्या संदेश मिल रहा है मुस्लिम समुदाय को? देखिए, हमारी मुलाकात तो 1 महीने पहले हुई थी जी, और उसमें उन्होंने जो बातें कही थी सब कंसिलिएटरी बातें की थी, और जिनको सुनकर हमें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि उनका जो कॉन्सेप्ट है, विजन है हिंदुत्व का, हिंदू राष्ट्र का, उस सब में मुसलमान के बिना वो कॉन्सेप्ट पूरा ही नहीं है। मुसलमान पूरी तरह भारत का हिस्सा है और उनके बिना भारत आगे तरक्की नहीं कर सकता। तो तरक्की करने के लिए दोनों कम्युनिटी को, सभी कम्युनिटी को मिलजुल के ही काम करना पड़ेगा। सब उन्होंने बड़ी ठीक बातें, अच्छी बातें की थी, और ये हमारा मकसद, हमने अपनी जो चिंताएं थी उनको बताई थी कि कम्युनिटी में बड़ी एंग्जाइटी है। जो इंसिडेंट होते रहते हैं, किसी को भी पकड़ के पीट दिया, किसी को जिहादी कह दिया, हर एक को पाकिस्तानी कह दिया। ये जैसे उन्होंने कहा कि साहब काफिर लफ्ज से हिंदू लोग बड़े उनको गुस्सा आता है, तो भाई जिहादी और पाकिस्तानी कहने से मुसलमान को भी गुस्सा आता है। तो हमने भी बताया, उन्होंने कहा कि ये बहुत आपत्तिजनक है, गलत है, नहीं होना चाहिए, और हम अपने लोगों को समझाएंगे, आप अपने लोगों को समझाइए। और वो तो बहुत बड़े नेता है, उनका तो एक अपील ही लाखों तक जाएगी। हम तो 4-5 इंडिविजुअल्स हैं, हमारे 10, 15, 20, 50 दोस्त होंगे, उन तक हम ये मैसेज पहुंचाएंगे और उनके जरिए थोड़ा थोड़ा ये आगे बढ़ेगा।
कि अब कि भाई ये काफिर लफ्ज जहाँ लगे उसका ओरिजिनल मीनिंग तो न्यूट्रल थे, नॉन बिलीवर, लेकिन अगर उससे किसी को तकलीफ होती है तो उसको रोक देने में क्या प्रॉब्लम है, बड़ी आसानी से रोका जा सकता है। उसी तरह काउ स्लॉटर का तो कानूनी बन गया मोस्ट ऑफ द कंट्री में, लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि जहाँ पे नहीं भी बना वहां के मुसलमान भी हिंदुओं के जज्बात को कदर करते हुए, इज्जत करते हुए वहां वॉलंटरली भी खाना बंद करें, तो ये भी बहुत डूएबल, बड़ा आसान मामूली जेस्चर है। और दूसरी तरफ जो मुसलमानों पे रोज खतरे की तलवार लटकती रहती है या उस पर छीटा कसी होती है, वो खत्म हो जाए तो इसके ये तो छोटे छोटे इरिटेंट्स हैं और बहुत आसानी से हल किए जा सकते हैं। और ये इनिशिएटिव उनकी तरफ से भी आउटरीच जो की जा रही है, हम अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने हमारे स्टेप को वेलकम किया, तो हम समझते हैं कि ये डायलॉग जो शुरू हुआ है, जो उन्होंने इजाजत दी कि इसको आगे भी आप जारी रखिए, जब आप चाहेंगे हमारे लोग आपसे, आपके लोग हमसे कभी भी आगे मिल सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप फॉरवर्ड लग रहा है आपको ज़मीरुद्दीन शाह साहब, और ये आपको लगता है कि जो आरएसएस अगर ये संदेश दे रही है, आरएसएस की तरफ से क्या संदेश आ रहा है, तो फिर पॉलिटिकल क्लास जो बीजेपी का है और जो इस तरह की चीज़ें अभी होती रही हैं पॉलिटिकली, उसमें फ़र्क आता है, आएगा जब अगर आरएसएस की तरफ से ऐसा संदेश मेल मिलाप का या संवाद का आता है? तो आज भी मोहन भागवत साहब जब एक मस्जिद जाते हैं और उसके बाद मदरसे जाते हैं, तो क्या मैसेज यहाँ से आपको लग रहा है कि मजबूती से बाहर निकल रहा है? ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जो मस्जिदें और मदरसे हैं वो सब विजिटर्स के लिए खोल देनी चाहिए। कोई मनादगी नहीं है कि नॉन मुस्लिम जो है मस्जिद में नहीं जा सकता या मदरसे में नहीं जा सकता। मैं कई मदरसों का मुलाहिजा किया है जी। और मैंने खाली पॉजिटिव चीज़ें पाई हैं। देखिए, मदरसे में कौन जाता है, कौन बच्चा जाता है? वो बच्चा जाता है जिसके वालिदैन जो है उसको अच्छे स्कूल में ना भेज सके, तो कोई जरिया नहीं होता मगर के मदरसे में डाल दें। कम से कम मदरसे जो है बहुत खिदमत कर रहे हैं, कम से कम अनपढ़ लोग तो नहीं है। और अगर मदरसों में जैसे हो रही है अगर तब्दीली हो जाए तो वो बिल्कुल नॉर्मल स्कूल हो जाएंगे, नॉर्मल सेमिनरीज हो जाएंगे, जैसे क्रिश्चियन सेमिनरीज हैं, वहाँ एजुकेशन और रिलीजियस टीचिंग दोनों साथ साथ चलती है। तो बहुत ही अच्छा कदम है भगवत जी का। मदरसे और मस्जिदों में कोई मनादगी नहीं है, कोई जाए, मुलायजा करे, और मेरे ख्याल से उनको यकीन आ गया होगा कि ये जो अफवाह फैल रही है कि मदरसों में आतंक सिखलाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। हाँ, दीनी तालीम पे जोर है जैसे होना चाहिए, मगर उसके साथ साथ अगर दुनिया की तालीम भी मदरसों में पढ़ाई जाए तो बिल्कुल मेरे ख्याल से कोई जो है अनपढ़ ना ही रहेगा। मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो ये है कि गुर्बत की वजह से बच्चों को अच्छा स्कूल नसीब नहीं होता, और अगर मदरसे अच्छे स्कूल बन गए तो नसीब होगा, उनका जो है करियर बन जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा रास्ता है मुल्क के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए। जी, कुरैशी साहब, जब एक तरफ आपने जैसे अभी कह रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह के मदरसों में आतंकी गतिविधियां नहीं होती हैं, ये अच्छा है कि जाके देख रहे हैं मोहन भागवत, लेकिन इसी बहाने कई मदरसों पर असम में और दूसरी जगहों पे बुलडोजर चलने लगे। अभी आप तो जो टकराव दिखता है एक पॉलिटिकल लाइन में, और अभी जो आरएसएस एक संदेश शायद देना चाह रही है, इन दोनों में आपको कॉन्ट्रडिक्शन लगता है? आपको लगता है इसमें बदलाव आएगा कुछ? देखिए, हम तो आरएसएस के अगर प्रमुख से मिल लिए, टॉप लीडर से मिल लिए, और वो जो कह रहे हैं हम उस पर विश्वास करेंगे जी। और उनकी जो एफर्ट है कि हम ये मीटिंग तो खैर हमारे रिक्वेस्ट पे थी, लेकिन उनकी तरफ से भी ये पहल हो रही है कि और लोगों से आउटरीच कर रहे हैं, हम जैसे मदरसे में भी गए, तो हमको इसको बिलीव करना चाहिए। ये तो बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन एकदम कोई इतना पुराना डीप रूटेड लड़ाइयाँ झगड़े जो चल रहे हैं, कोई मैजिक वॉन्ड तो है नहीं कि घुमाई तो ठीक हो गया, बटन दबाया तो सब ठीक हो गए। इसको परकुलेट होने में जरा टाइम लगता है। जो उन्होंने भी कहा कि भाई हम भी अपने लोगों के साथ जाएंगे, जरूरी नहीं है कि मेरे कम्युनिटी के सभी लोग मेरी बात फौरन मान लेते हैं, बल्कि उनकी मीटिंग पे हमने हिंदुओं की तरफ से उनके ऊपर अटैक होते हुए भी देखा है।
तो इसलिए ये पहल बहुत अच्छी है और उनके ये जेस्चर्स की हम तारीफ करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये एक पूरे हिंदुस्तान में एक नॉर्म की तरह साबित होगा। और दूसरी तरफ आरएसएस की एक्टिविटीज और इधर सरकारी जो एक्टिविटीज है उन दोनों में थोड़ा बहुत फर्क भी है। इधर आपने मदरसे का पूछा, मैं पंजाब हरियाणा हिमाचल बोर्ड का 6 साल एडमिनिस्ट्रेटर था। सारे मस्जिद मदरसे इसके मेरे अंडर में थे। मदरसे में क्या भी होता है कि जो कुरान शरीफ हमारे यहाँ ये है कि हर बच्चे को हम जिंदगी में एक बार कुरान शरीफ पढ़ाते हैं। तो हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाएगा क्या? वो तो मदरसे में ही पढ़ाया जाता है। तो इसलिए अगर गरीब आदमी, जैसे जनरल साहब ने कहा, वैसे तो बेसिकली स्कूलिंग के लिए तो गरीब से गरीब तबका ही वहां जाता है, लेकिन जो गरीब नहीं भी है जरा बेहतर है कुरान पढ़वाने के लिए तो उसको मदरसे में भेजना पड़ता है कि या अपने घर में मौलाना को ट्यूशन लगा लीजिए। तो ज्यादातर बच्चे कुरान पढ़ने के लिए जाते हैं, वो कुरान भी अरबी में होता है। एक क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि साहब आपकी मतलब ये कुरान शरीफ आप लोग पढ़ते हैं अरबी में होता है, समझ में तो किसी को आता नहीं। तो दैट मीन्स कि अगर उनको सिर्फ अरबी में पढ़ रहे हैं और उसमें तो कोई किसी किस्म की मिलिटेंसी की उसमें कोई तालीम नहीं होती। तालीम में अगर हो भी तो वो अरबी में है, तो वो समझ में तो किसी को वैसे ही नहीं आती। तो इसलिए ये तो एक रिलीजियस ड्यूटी समझ के कि कुरान शरीफ पढ़ाना है तो मदरसे में ही होता है और गरीब लोगों को शिक्षा वहीं पे मिल पाती है। अच्छे अच्छे स्कूल जहाँ जहाँ पहुंचते गए वहां से मदरसे से लोग स्कूलों में जाने लग गए। अब आपने स्कूलों की हालत तो देखिए, 200 बच्चे होते हैं, टीचर एक होता है, तो उनको उसका सुधार करेंगे तो गवर्नमेंट स्कूलों से तो हर बच्चा जो थोड़ा भी अफोर्ड कर सकता है ये बात सामने आई है कि अगर स्कूल सुधरेंगे तो शायद ज्यादा चाहेंगे बच्चे की या उनके माँ बाप की स्कूलों में भेजें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। जैसा आपने बताया कि बहुत अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए और एक अच्छा संदेश यहाँ से निकलता है इस संवाद के संदेश से कि बातचीत जो है वो होनी चाहिए और एकता बनी रहनी चाहिए। 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम और उसके बाद बात कांग्रेस की। सचिन पायलट बन सकते हैं क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री? क्या है ये पूरी खबर, देखेंगे ब्रेक के बाद। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, लेकिन इसके पहले दावेदारों को लेकर हर दिन एक नई कहानी सामने आ रही है और ये ताज़ा खबर है कि दिग्विजय सिंह भी शायद चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अभी ये बात मानी नहीं और कहा है कि 30 तारीख तक इंतजार करें। इसके अलावा अशोक गहलोत और शशि थरूर पहले से अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। हालांकि गहलोत अध्यक्ष पद और सीएम की कुर्सी दोनों अपने पास रखना चाहते हैं। इसके पहले कल गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में सोनिया गांधी ने साफ कर दिया था कि वो अध्यक्ष पद पर किसी का समर्थन नहीं करेंगी। गहलोत आज कोची में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। मनीष तिवारी का नाम भी इस दौड़ में लिया जा रहा है। अशोक गहलोत के अध्यक्ष के साथ साथ सीएम भी बने रहने के दावे पर दिग्विजय सिंह ने एनडीटीवी से ये कहा है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष बने उसे मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। अभी आप पहुंचे हैं, आपका क्या कार्यक्रम है यहाँ दिल्ली में? भारत जोड़ो यात्रा के मामले में एक मेरी बैठक है 4 बजे, उसके लिए आया हूँ। लेकिन कल आपने ये कहा कि आपको क्यों रूल आउट किया जाए कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं अध्यक्ष पद का? देखिए, बात यह है कि जब मुझे लड़ना होगा तो आपको मतलब मालूम पड़ जाएगा। नहीं तो कल आपने कहा ना। मैंने ये नहीं कहा कि मैं लड़ूंगा, तो मैंने पहले कहा कि 30 तारीख तक इंतजार करिए, पता पड़ जाएगा। जब कोई मुझसे पूछेगा कि आपको ये पसंद है या ये पसंद है तो मैं क्यों किसी के बारे में कहूँगा? तो अब आप इनकार कर रहे हैं, आप नहीं लड़ेंगे? मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक लॉयलिस्ट हूँ, वफादार हूँ पार्टी का और पार्टी के निर्देशों का पालन करूँगा। एक बात और आपने कल बड़ी कही कि एक व्यक्ति एक पद का जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस पार्टी में लागू है। तो गहलोत अगर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं तो उनको लड़ने के पहले छोड़ना पड़ेगा सीएम पद या जीत जाने के बाद? अगर यदि वो
अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं तो स्वाभाविक है कि कोई भी राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष मुख्यमंत्री का दायित्व उसको नहीं संभालना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैं जानता हूँ अशोक गहलोत जी को, हम लोग सन 80 से जानते हैं, त्यागी पुरुष है वो, कोई पद की लालसा उसमें नहीं है। हम तो अपने मित्र मंडली में उनको गांधी का स्वरूप देखते हैं। लेकिन आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कल सारी बात कह भी रहे हैं कि मैं सोनिया गांधी जी की बात मानने को तैयार हूं, लेकिन जो गांव में कहते हैं ना कि मानेंगे सरपंच की लेकिन खूंटा वही गड़ेगा, तो उनका जो कुछ भाव इसी तरह का ऐसा नहीं है। वो एक वफादार सिपाही है कांग्रेस पार्टी के और गांधीवादी विचारधारा के हैं। उन्होंने अपने राजीव गांधी विचार मंच के, उनका जो एक संगठन है उसमें महात्मा गांधी का जो सोच है वो राजस्थान में घर घर योगदान उनका है। आप तकरीबन 300 किलोमीटर चले हैं राहुल गांधी के साथ, आज आप आए हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये बात कही जाती है कि राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे खासतौर पे अशोक गहलोत जी की तरफ से ही, तो क्या किसी सूरत हाल में आपको लगता है कि राहुल गांधी मानेंगे, वो भी नामांकन करेंगे चुनाव के लिए? मुझे नहीं लगता। राहुल गांधी जी अपने बात के पक्के व्यक्ति हैं। हम तो चाहते हैं और मैं तो कहता हूँ कि 99.99% कांग्रेसी जन उनको कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे देखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अब रास्ता तय कर लिया है। भारत जोड़ो यात्रा जितनी हमें उम्मीद थी उससे बेहतर उसका समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि ये सिर्फ पद नहीं है बल्कि एक वैचारिक पद है। The Congress president is not just an organizational post. The Congress president is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress president should remember that he represents a set of ideas. He represents a belief system and he represents a vision of India. पंजाब में विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर घमासान जारी है, क्योंकि कल राज्यपाल ने विशेष सत्र को रद्द कर दिया था। अनुमति देने के बाद वापस ले लिया था आदेश, और इसे लेकर आज सुबह मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों के साथ बैठक की और फिर सभी विधायकों के साथ राजभवन तक शांति मार्च किया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया था और विश्वास मत साबित करने के लिए आज एक विशेष सत्र बुलाया था। अब राज्यपाल के मना करने पर पंजाब कैबिनेट ने एक बार फिर प्रस्ताव पास करके मंगलवार को विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। दूसरी तरफ पंजाब बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की है। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी नेता जैसे ही सीएम आवास के नजदीक पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के नेता आगे बढ़ते रहे और इन्हें रोकने के लिए फिर पुलिस को वाटर कैनन यानी पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद भी कार्यकर्ता नहीं माने और बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े। इस दौरान पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो गई। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को भगाने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया। बाद में सुनील जाखड़ और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ज्यादातर रूटीन से निकल जाता, लेकिन क्योंकि विपक्ष वालों शिकायत हो गई और जांच के घेरे च आ गया, राज्यपाल जी को लगा कि गलती हुई है, उन्होंने वापस कर लिया। सरकार ना एजी दी मंदी है ना सलाहकारां दी मंदी है, ਉਹ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹੈ केजरीवाल ਦੀ। जो केजरीवाल बोले वही संविधान है, वही लोकतंत्र है, लेकिन केजरीवाल के संविधान नाल नहीं, बाबा अंबेडकर के संविधान नाल पंजाब चलता। दूसरी तरफ राजभवन की ओर बढ़ रहे मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप विधायकों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। कुछ देर वहां पे प्रदर्शन करने के बाद आप के विधायक वापस चले गए। इस वक्त हम चंडीगढ़ में उस जगह पर खड़े हैं, उस सड़क पर खड़े हैं
जहां से अगर मेरी दाईं तरफ आप देखें तो यही सड़क जो है विधानसभा की बिल्डिंग की तरफ जाती है और इस सड़क पर आज आम आदमी पार्टी के जो 92 विधायक हैं वो यहां से विधानसभा की बिल्डिंग से राज्यपाल के घर यानी पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के घर जाने वाले थे। लेकिन सामने जो आप बैरिकेड ये देख रहे हैं, पुलिसकर्मी देख रहे हैं, ये यहाँ पर सख्त तैनाती कर दी गई थी ताकि विधायक यहाँ से राज्यपाल के राजभवन यानी उनके आवास पर ना जा सकें। अब ये क्यों हो रहा था? क्योंकि पंजाब के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनका ये कहना था कि सरकार जो है गवर्नर जो हैं, राज्यपाल जो हैं वो उनके खिलाफ हैं। उन्होंने असेंबली सेशन ना बुलाकर ऑपरेशन लोटस को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है भाजपा पर और इसी वजह से कल रात जो है आज एक असेंबली सेशन यहाँ पर स्पेशल सेशन बुलाया जाना था, उसको कल रात पंजाब के राज्यपाल ने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून प्रोविज़न या कोई ऐसी राय उनको नहीं समझ आती कि क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार जो एक मेजॉरिटी में है, बहुमत में है और उनको किसी का खतरा नहीं है, वो क्यों ऐसा मोशन मूव करना चाहते हैं। तो ऐसे कारणों की वजह से असेंबली सेशन नहीं बुलाया जाना चाहिए या उन्होंने इजाज़त नहीं दी। उसके बाद आज विधायक यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्हें जाने नहीं दिया गया, रास्ते बंद कर दिए गए और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सामने आकर कुछ देर पहले ये इत्तला दी, ये सूचना दी लोगों को कि एक बार फिर से कैबिनेट में वही प्रस्ताव पास हुआ है कि अगले मंगलवार को दोबारा से विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। इसके बाद प्रोसेस यही है कि दोबारा से उसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा उनकी सहमति के लिए। अब राज्यपाल जिन्होंने कल ही स्पेशल सेशन बुलाने को मंजूरी नहीं दी थी, अब ये देखना होगा कि सरकार इस बार क्या लॉजिक देती है, क्या कारण देती है और क्या राज्यपाल इस बार विशेष सत्र बुलाने की इजाज़त देंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर माहौल शांत है, विधायक जा चुके हैं। अब देखना होगा कि कब वो राज्यपाल के पास प्रस्ताव पहुँचता है और राज्यपाल उस पर क्या निर्णय लेते हैं। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी विधानसभा सत्र न बुलाने के राज्यपाल के फैसले का समर्थन किया है। तो मैं गवर्नर पंजाब का पुरोहित साहब के इस जो ऑर्डर है इसको मैं वेलकम करता हूँ। मैं समझता हूँ ये एक एस्टैब्लिश्ड जो कायदे कानून है उसके मुताबिक हुआ है। पहला ऑर्डर इनका वाज नॉट इन लाइन। उन्होंने लोग लीगल इस पर ओपिनियन लिया और लीगल ओपिनियन ने भी यह बात कही है गवर्नमेंट कोई रूल रेगुलेशन विधानसभा का लॉ ही नहीं करता कि गवर्नमेंट ऐसा सदर खुद बुलाए। ये तब बुलाया जाता है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन से आती है। दे वर जस्ट वेस्टिंग टाइम। देश के 11 राज्यों में एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पे छापे मार रही है और इस संबंध में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन छापों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की जिसमें एनएसए और एनआईए के डीजी भी शामिल हुए। ये छापेमारी आतंकी गतिविधियों के संचालन, ट्रेनिंग कैंप चलाने और प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए लोगों को कट्टरपंथी बनाने में जुटे लोगों के घरों और दफ्तरों में की जा रही है। गाजियाबाद के एक प्राइवेट कॉलेज के बीबीए और बीसीए के छात्रों के 2 गुटों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। इस बीच एक कार तेज रफ्तार से आती है और 2 छात्रों को उड़ा देती है। कार की टक्कर इतनी तेज होती है कि एक छात्र हवा में उछलकर पहले कार के शीशे पर और फिर जमीन पर आ गिरता है। पुलिस ने कार सीज कर ली है और आरोपी छात्रों को गिरफ्तार किया है। छात्रों के 2 गुटों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट होने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। Please select the parking mode if you need. Please select.
और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बहुत बुरी तरह से बारिश हो रही है। इसके बाद सड़कों का हाल बहुत बुरा है। हर तरफ सड़कों पे पानी है और पानी इस हद तक है कि गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में आप इसमें देख पा रहे हैं। बुधवार शाम से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है और सड़कों पर गाड़ियों का ये हाल है कि पूरी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।